अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 9 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और ये डिसीजन मेकिंग के चैप्टर का जो है वो सवाल है। अच्छा जी, सवाल को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। सवाल में जो चीज़ लिखी हुई आ रही है वो ये है कि अच्छा जी, सवाल में लिखा हुआ आ रहा है जुपिटर लिमिटेड जेएल इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स L1, L2 एंड L3 विच इट सेल्स इन द लोकल मार्केट। कंपनी तीन तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और वो उन प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट में बेचती है। प्रेजेंटली जेएल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी, यानी कि वो 80% कैपेसिटी पर काम कर रही है। अगर 100 घंटे काम कर सकती थी तो 80 घंटे कर रही है, यानी कि 20 घंटे स्पेयर हैं। Following information has been extracted from JL's record for the year ended 31st of August 2022। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आपको जो है वो L1, L2 और L3 के प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट्स दिए हुए हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की प्रोवाइडेड है, फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोवाइडेड है। ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो कंपनी से रेलेवेंट दी हुई है कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और सेलिंग प्राइस कितनी होती है और वेरिएबल कॉस्ट कितने होते हैं और फिक्स ओवरहेड्स कितने होते हैं। फिर लिखते हैं इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट ऑन 1st August 2022 जेएल हायर्स द सर्विसेज ऑफ एन एक्सपोर्ट हाउस टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट एट अ मंथली पेमेंट ऑफ रुपीज 100,000। जेएल रिसेंटली रिसीव फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अ यूएसए बेस्ड कंपनी एस्टेरॉइड लिमिटेड। डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर आर एज फॉलोज। कंपनी ने किसी इंटरनेशनल मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया जो उससे 1 लाख रुपए एक महीने के लेते हैं और उन्होंने एक ऑर्डर ला कर दिया और वो ऑर्डर L1, L2, L3 के इतने इतने यूनिट्स का और ये सेलिंग प्राइस जो है वो PKR में पे होंगी। It is estimated that due to additional packaging, the direct material cost will increase by 10%. Due to quality control, other variable overheads will increase by 15%. डायरेक्ट मटेरियल में 10% का और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 15% का इजाफा आएगा। A toll manufacturer offers JL to produce L1, L2 and L3 at rupees 1800, 1600 and 2500 respectively, subject to provision of material by JL। एक टोल मैन्युफैक्चरर है, एक बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा है, वो मिला, वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें 1800, 1600, 2500 में मैं बना कर दे दूंगा, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल है ना वो ला कर दे देना। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लोकल ऑर्डर्स ऑन प्रायोरिटी। मैनेजमेंट जो है वो ये सोच रही है कि लोकल ऑर्डर्स जो है ना वो हम प्रायोरिटी पे बनाएंगे, यानी कि वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि बाहर हमें चीज़ें बेचनी है या नहीं। Prepare a product price plan for in-house production and outsourcing to maximize year's profitability for the coming year। क्या कंपनी को खुद बाकाया चीज़ें बनानी चाहिए या वो जो ये टोल मैन्युफैक्चरर है उससे आउटसोर्स करवा कर मैन्युफैक्चर कर अगर आगे बेच दे। बी में लिखता है ब्रीफली डिस्कस एनी फोर नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन दैट आर ऑफन रेलेवेंट टू एन आउटसोर्सिंग डिसीजन। और जब आप कभी भी किसी को काम आउटसोर्स करते हो तो चार क्या बातें जो है वो अहम क्या फैक्टर्स हैं जो आप अकाउंट में करते हैं। अब अगर मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ, मैं पहले तो देखता हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, करंट या यूटिलाइज्ड, करंटली यूटिलाइज कैपेसिटी कितनी है, करंटली यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। देखिए फिल वक्त क्या हो रहा है, फिल वक्त ये हो रहा है कि मैं जो है वो L1 के 3500 यूनिट्स बनाकर बेच रहा हूँ और हर यूनिट 8 घंटे में बन रहा। फिल वक्त में 6000 यूनिट्स L2 के बनाकर बेच रहा हूँ और हर यूनिट जो है वो 5 घंटे में बन रहा है। और फिल वक्त में 7000 यूनिट्स L3 के बनाकर बेच रहा हूँ और हर यूनिट जो है वो, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, फिल वक्त जो है वो मैं 3500 यूनिट्स L1 के बना रहा हूँ, 8 घंटे में बन रहे हैं। 6000 यूनिट्स L2 के बना रहा हूँ, 5 घंटे में बन रहे हैं। और 7000 यूनिट्स L3 के बना रहा हूँ और हर यूनिट जो है वो 6 घंटे में बन रहा है, यानी कि लगभग ये कुछ जो है ना वो घंटे आ जाते हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं करंटली, यानी कि 1 लाख घंटे। ठीक है जी, 1 लाख घंटे करंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा जी,
अब देखें, उसने ये हमें सवाल में लिख कर दिया हुआ था कि भाई ये जो आप करंटली जितने भी घंटे यूज कर रहे हो ना, ये आपकी 80% कैपेसिटी है। तो आपकी फुल कैपेसिटी क्या है? फुल कैपेसिटी यानी कि पूरी, अगर दिन रात काम कर रहे होते फैक्ट्री में, ये 80% है, तो इसको 80 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप टोटल 1,25,000 घंटे काम कर सकते थे। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे प्लांट पर अभी अवेलेबल कैपेसिटी, यानी कि मैं खुद कितने मजीद घंटे काम कर सकता हूँ अपने प्लांट पर? 25,000 घंटे अपने प्लांट पर मजीद काम किया जा सकता है। अच्छा, जो ऑर्डर आया है, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए कितना टाइम चाहिए? उस एक्सपोर्ट ऑर्डर में ऑर्डर आया है 1200 L1 का, हर L1 जो है वो बनेगा 8 घंटे में। ऑर्डर आया है 1500 L2 का, हर L2 बनेगा 5 घंटे में। ऑर्डर आया है 1800 L3 का, और हर L3 जो है ना वो बनेगा 6 घंटे में। तो 27,900 घंटों की ज़रूरत होगी। अब 27,900 घंटों की ज़रूरत होगी और 25,000 घंटे मेरी फैक्ट्री में है, लिहाजा मुझे कुछ ना कुछ काम जो है ना वो तो आउटसोर्स करवाना होगा, क्योंकि मेरे पास एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो रहा है। और वो शॉर्टफॉल जो है ना वो 2900 आवर्स का है। 2900 आवर्स का शॉर्टफॉल कहीं से मुझे फुलफिल कर कर और अपने ऑर्डर्स पूरे करने होंगे। ठीक है। अब मैं एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात करता हूँ। अगर मैं खुद प्रोडक्शन करूँ, तीन चीज़ें हैं ना, L1, L2 और L3। अगर मैं इन हाउस यानी कि खुद प्रोडक्शन करूँ तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस L1 की है 6,500। 6,500 में ये बिकेगा, 5,200 में ये बिकेगा, 7,400 में ये बिकेगा। ठीक है। अच्छा जी। फिर इसको बनाने के लिए क्या क्या खर्चा होगा? इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू एडिशनल पैकेजिंग द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 10%। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 10% से। पहले अगर 900 थी तो 900 इंटू 1.1। ठीक है, इसी तरह से, और ये नेगेटिव में लिख देते हैं क्योंकि कॉस्ट है। इसी तरह से L2 पर मटेरियल लगता था 600 का, तो 600 इंटू 1.1। और L3 पर जो मटेरियल लगता था वो लगता था 1000 का, तो 1000 इंटू 1.1। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल ये लगेगा। एंड ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल अदर वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 15%। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स 15% से इंक्रीज होंगे। अच्छा, लेबर की कॉस्ट में कोई भी इजाफा नहीं है, तो डायरेक्ट लेबर जो है वो आपके पास 800, 750 और 1400। और वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो आपके हो जाएंगे अलग अलग करें 600 इंटू 1.15। उसके बाद आपके पास हो जाएगा 700 इंटू 1.15। और उसके बाद आपके पास हो जाएगा 600 इंटू 1.15। ठीक है जी। तो ये आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएंगे। अच्छा, इस बेसिस पर अगर हम कंट्रीब्यूशन निकाल लें, तो 40202985 और 4210 की कंट्रीब्यूशन होगी अगर मैं इन हाउस प्रोडक्शन करता हूँ। देखिए, जो फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते। फिक्स कॉस्ट हमारी इरेलीवेंट कॉस्ट होती है। अगर फिक्स ओवरहेड यहाँ पर 8250 के लिखे हुए आ रहे हैं, तो देखें ये तो मुझे हर हालत में पे करना है ना। अगर मैं एक्सपोर्ट ऑर्डर को फुलफिल करूंगा तो भी पे करने हैं, और फुलफिल नहीं करूंगा तो भी पे करने हैं। तो फिक्स कॉस्ट जब तक इंक्रीमेंटल नहीं होती हम उसको कंसिडर नहीं करते। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, उसके अलावा किसी भी फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक्सपोर्ट कंपनी को हमने 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। पहली रीज़न ये है कि ये फिक्स्ड है। हाँ, अगर ऐसा होता कि एक्सपोर्ट कंपनी बोलती जितने यूनिट्स का ऑर्डर लेकर हम आएंगे हर यूनिट पर आपसे 1 रुपया 2 रुपया लेंगे, तो वो कंसिडर करते। दूसरी बात यह कि ये एक तरह की संक कॉस्ट भी है, और संक कॉस्ट की डेफिनेशन पिछले किसी लेक्चर में कवर भी हुई है। और संक कॉस्ट का ये मतलब होता है कि ये वो कॉस्ट है जो आपने इनकर कर दी है, अब ऑर्डर आए या ना आए उससे इसका कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। तो हम इस तरह की कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, और इसकी एक रैशनल या लॉजिक ज़ाहिर होती है। 1 लाख रुपए आपने दे दिया, अब आपके पास ऑर्डर आए, तो आप फुलफिल करते वक्त ये थोड़ी सोचोगे कि वो 1 लाख रुपए हमने दिए थे उसका क्या। और नहीं दिए थे तो, और अगर नहीं आया ऑर्डर तो फिर भी वो 1 लाख गए, यानी कि 1 लाख आपके इरेलीवेंट। तो आप सिर्फ कंट्रीब्यूशंस को कंसिडर करते हो। बहरहाल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी इसमें, तो हम जब लाइव क्लासेस देंगे उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अगर मैं जो वो टोल मैन्युफैक्चरर है उससे ये चीज़ें बनवाता हूँ, यानी कि आउटसोर्स करता हूँ,
आउटसोर्स करता हूँ तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। आउटसोर्स अगर करता हूँ तो आप अल्लाह भला करे सेलिंग प्राइस आपकी यही होगी। डायरेक्ट मटेरियल भी उसने बोला था डायरेक्ट मटेरियल तुम ला कर दोगे, ठीक है। और इसने बोला था कि मैं इतने इतने पैसे लूंगा वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी कि इसमें आपकी कन्वर्जन कॉस्ट शामिल है, जो चार्ज कॉस्ट चार्ज ठीक है, बाई मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर कॉस्ट चार्ज करेगा उससे बोला था भाई मुझे सीधा सीधा मटेरियल ला कर देना, और वेरिएबल ओवरहेड्स और लेबर मेरी जिम्मेदारी, 1800 इसके लूंगा, 1600 इसके लूंगा और 2500 इसके लूंगा। तो इससे अगर मैं बनवाऊंगा चीज़ें तो कितने की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे जनरेट होती है? 37, 29 और ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब देखिए इफेक्टिवली क्या नजर आ रहा है, क्या खुद चीजें बनाना बेहतर है? हाँ। क्यों? क्योंकि खुद बनाएंगे L1 तो 4020 की कंट्रीब्यूशन आउटसोर्स करेंगे 3710 की। खुद बनाएंगे L2 2985 की कंट्रीब्यूशन आउटसोर्स करेंगे 2940 की। खुद बनाएंगे L3 4210 की कंट्रीब्यूशन आउटसोर्स करेंगे तो 3800 की। तो खुद बनाना तो बेहतर है पहली बात, लेकिन हम खुद बना नहीं सकते। खुद खुद क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यार देखो हमारे पास 25,000 घंटों की कैपेसिटी है, 27,900 घंटों का काम है, तो हम 25,000 घंटों का तो पहले 25,000 घंटों का तो काम खुद कर लेंगे, बाकी 2900 घंटों का काम मुझे किसी भी केस में आउटसोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ये देखूं कि इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन अगर मैं खुद बनाता हूं तो कितनी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलती है? पहले यूनिट पर 310 की, दूसरे पर 45 की और तीसरे पर 410 की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब देखें, हमें ये देखना है कि यार मैं L1 बनाऊंगा तो 310 रुपए की जो कंट्रीब्यूशन है वो तो ज़्यादा मिलेगी, तो मैं खुद बना लेता हूँ। इसी तरह से L2 भी मैं खुद बना लेता हूँ, इसी तरह से L3 भी मैं खुद बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड है, तो मुझे ये देखना होगा कि मैं उन नंबर ऑफ आवर्स का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कहाँ कर सकता हूँ। देखिए ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है L1 L2 और L3 के, और इसको बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं? L1 बनाने के लिए 8 लगते हैं, L2 बनाने के लिए 5 लगते हैं और L3 बनाने के लिए 6 लगते हैं। बजाय तौर पर अगर इसको कंपेयर करूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई L3 जो है वो खुद बनाना शुरू करता हूं सबसे पहले, क्योंकि उस पर 410 रुपए की कंट्रीब्यूशन मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ रादर देन के आउटसोर्स। तो L3 सारे खुद बना लेता हूँ, L1 खुद बना लेता हूँ, फिर L2 आउटसोर्स कर दूंगा। लेकिन हमें ये भी कंसिडर करना होता है कि हमारी लिमिटेड रिसोर्स क्या है। हमारी लिमिटेड रिसोर्स नंबर ऑफ आवर्स है, यानी कि हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर आवर। अब इसकी लॉजिक क्या है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 410 डिवाइडेड बाई 6, 45 डिवाइडेड बाई 5 और 310 डिवाइडेड बाई 8, तो 39, 8 और 9 और 68 आता है। देखें अगर आप इसको यूं समझ लें, आप इसको यूं समझ लें कि अगर आप जो है वो L3 खुद बनाते हो, तो L3 खुद बनाने से आप अपने नंबर ऑफ आवर्स का जो इस्तेमाल है ना वो बेहतरीन कर सकोगे, क्योंकि L3 खुद बनाने से या L3 पर 1 घंटा लगाने से आप 68 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हो, रादर देन के उसको आप कहीं पर आउटसोर्स करो, ठीक है। देखिए आपने ये तो फैसला करना है ना कि L1 L2 L3 में से कुछ चीज़ें आपसे आपने बाहर से बनवानी होंगी। अब वो चीज़ें बाहर से बनवाओ जिस पर आपको खुद बनाने से कम बचत हो रही है। ये एक और तरीका, मैं काम करता हूँ, एक फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ, LCM कैलकुलेट करता हूँ, 8 इंटू 5 इंटू 6, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे लेट से आपके पास जो है ना टोटल आवर्स हैं 240, मिसाल के लिए तो 240 जो है ना वो टोटल आवर्स हैं। अगर मैं L1 बनाता तो 240 घंटों में 8 से डिवाइड कर कर 30 L1 बना सकता था, और हर L1 जो है वो मुझे कितने की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर कर देगा? हर L1 जो है वो मुझे 310 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर कर देगा।
अच्छा, यही 240 घंटे अगर मैं L2 बनाने के लिए इस्तेमाल करूँ तो 240 डिवाइडेड बाई 5 जितना भी आता है उतने L2 बन सकते हैं, और एक L2 45 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देता। और अगर यही 240 घंटे में L3 बनाने के लिए खुद अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करता है तो 6 घंटे में एक L3 बन रहा था, और 240 डिवाइडेड बाई 6 से जितने यूनिट्स बन सकेंगे वो मल्टीप्लाइड बाय हर यूनिट मुझे 410 की कंट्रीब्यूशन कमा कर देगा। लिहाजा आपको नजर आ रहा है ना कि आपके जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो कहाँ पर खुद इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। भाई मुझे नज़र आ रहा है कि जो नंबर ऑफ आवर्स है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसका सबसे बेहतरीन मेरे लिए जो इस्तेमाल है वो L3 पर है। क्योंकि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर 240 घंटे अवेलेबल हैं और वो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और सारे आवर्स L3 पर इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं जो है वो 240 डिवाइडेड बाई 6 इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बना लूंगा, और हर यूनिट मुझे 410 रुपये की कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा, तो 16,400 कमा लूंगा। अगर ये आवर्स मैं L2 के लिए यूज़ करूंगा तो 240 अगर घंटे मेरे पास अवेलेबल है, 240 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 45 इतनी कंट्रीब्यूशन जनरेट कर लूंगा। और अगर यही आवर्स मैं L1 के लिए खुद इस्तेमाल करूंगा तो 240 डिवाइडेड बाई 8 से नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे 310 के हिसाब से एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन, तो ये कंट्रीब्यूशन जनरेट करूंगा। लिहाजा सबसे बेहतर ये होगा कि मैं जो है वो L3 के यूनिट्स बनाने के लिए अपना बेहतरीन अपना अपना सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो इस्तेमाल किया करूँ। तो इसी तरह से ये वर्किंग्स भी होती हैं, और इस वर्किंग में हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज़ जो है ना वो खुद बनानी है। इस चीज़ को खुद बनाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरा एक मशीन आर यूज़ होता है तो वो मुझे 68 की एडिशनल कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देता है। इस जगह पर हम कहेंगे कि ये सेकंड बेस्ट है, और सॉरी ये सेकंड बेस्ट है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन सेकंड नंबर पर और इसकी प्रोडक्शन थर्ड नंबर पर करनी चाहिए। ठीक है ना, सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट। तो आप क्या देखते हो कि आप जो नंबर ऑफ आवर्स या आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कहाँ है। इस केस में इसका बेहतरीन इस्तेमाल हमारे पास जो है वो L3 की प्रोडक्शन में है। अगर हम L3 के यूनिट्स खुद बनाते हैं तो हर घंटा जो L3 बनाने के लिए मैं अपने पास इस्तेमाल करूंगा उस पर 68 की वो कंट्रीब्यूशन मुझे कमा कर दे रहा होगा। ठीक है जी। तो ये एक बात आपने यहाँ पर जो है वो कर ली। अच्छा, अब इसके सोचने का दूसरा एंगल भी है, वो ये है कि हम देखें कि भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट कहाँ लग रही है। देखिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेट से मैं इन हाउस की बात करता हूँ, सेलिंग प्राइस तो दोनों की बराबर है ना। ठीक है ना, अब हम कॉस्ट की बेसिस पर वर्किंग करते हैं, ये एक एडिशनल काम मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं L1 खुद बनाता हूँ, तो मैं देख लूँ कि भाई इस पर जो है ना वो खर्चा कितना हो रहा है। सम, और इन तीनों का सम करना, आउटसोर्स, सम, और इन दोनों का सम करना, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, इसमें से इसको माइनस किया। अच्छा, इत्तेफाक से सेलिंग प्राइस सेम है तो ये वैल्यू सेम आ रही है ना। इससे एक बार चेक कर लीजिए, 990, 800, 690, 660, 750, 805, 319, 1100, 1400 और 690 ये खुद बनाने के खर्चे हैं। ये आउटसोर्स 990 1800, 660 1600, 1100 और 2500। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, यानी कि अगर मैं L3 बाहर से बनवाऊंगा तो L3 बाहर से बनवाने का 410 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। अगर मैं L2 बाहर से बनवाऊंगा तो L2 बाहर से बनाने का 45 रुपये का पर यूनिट ज़्यादा खर्चा होगा। अगर मैं L1 बाहर से बनवाऊंगा तो L1 का एक यूनिट बाहर से बनवाने का 310 का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। आवर्स, ये कितने घंटे पे बनता है, 8, ये 5 में और ये 6 में। फिर आप क्या करो, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आवर, इसको इससे डिवाइड करो, इसी तरह से इसको और इसको। ठीक है, अब ये दूसरा एंगल है वही बात सोचने का, यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यार अगर मैं 1 घंटे का काम बाहर से करवाता हूँ तो मुझे 39 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं L1 पर। 1 घंटे का काम जो मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर से करवाता हूँ तो मुझे 9 रुपए ज्यादा या एक्स्ट्रा लगते हैं अगर वो L2 होता है।
और 1 घंटे का काम अगर मैं बाहर से करवाता हूँ, किसी और से करवाता हूँ, आउटसोर्स करवाता हूँ नंबर ऑफ आवर्स बचाने के लिए, तो L3 पर हर घंटे पर मुझे 68 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मुझे कौन सी चीज़ बाहर से पहले खरीदनी चाहिए? जाहिर है मुझे बाहर से सबसे पहले जो है ना वो L2 खरीदना चाहिए, क्योंकि L2 एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसका 1 घंटा अगर बाहर से काम करवा लूंगा तो मेरी जेब से 9 रुपया ज़्यादा जाएगा सिर्फ और सिर्फ। L1 सेकेंड, यानी कि अब मैं रैंकिंग किस हिसाब से कर रहा हूँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बाहर से सबसे पहले कौन सी चीज़ बनवानी चाहिए। बाहर से सबसे पहले L2 बनवाऊंगा, क्योंकि उसके हर 1 घंटे का बाहर काम करवाने पर सिर्फ 9 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। L1 का जो एक यूनिट है वो मैं बाहर से उसके बाद बनवाऊंगा, क्योंकि उसका एक यूनिट बाहर से अगर बनवाता हूँ तो 39 रुपीज़ पर आवर ज़्यादा देने पड़ते हैं। और फिर L3 सबसे एंड में, क्योंकि L3 का 1 घंटे का काम अगर बाहर से करवाया तो 68 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे भी वर्किंग कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी वर्किंग कर सकते हो, दोनों वर्किंग्स वैलिड हैं। एक कॉस्ट अप्रोच है जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर से सबसे पहले क्या बनवाना है, उसके बाद क्या बनवाना है, और उसके बाद क्या बनवाना है बाहर से। ये रैंकिंग है फॉर आउटसोर्सिंग। और ऊपर क्या है, रैंकिंग फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। यहां पर आप पहले वाले केस में ये देख रहे होते हो कि सबसे बेहतर काम खुद करना क्या है, 68 रुपीज़ पर आवर यहाँ पर बचत मुझे इंटरनली होती है, तो ये सबसे पहले करना है। और यहाँ पर क्या देखते हो कि बाहर से ये वाला काम सबसे पहले करवाना है, क्योंकि इस पर सबसे कम का कॉस्ट का एक्स्ट्रा खर्चा है पर आवर, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आवर जो है वो यहाँ पर सबसे कम है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो हमारे पास अवेलेबल आवर्स थे वो 25,000 थे, ठीक है ना। हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स थे एक्सपोर्ट के लिए वो हमने देखे थे कि हमारे पास 25,000 थे। हमारे हिसाब से L1 सबसे पहले हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, L1 सबसे पहले हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो L1 के हमें एक्सपोर्ट करके देने 1800 यूनिट्स, और हर L1 का यूनिट जो है वो कितनी देर में बनता है, 6 घंटे में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पहले 25,000 में से 10,800 घंटे इधर चले जाएंगे। फिर सेकंड पे जो है वो हमें L1, सॉरी ये L3 है। फिर सेकंड पर हमें जो है ना वो L1 खुद बनाना है, और L1 जो है वो L1 का एक यूनिट 8 घंटे में बनता है और हमें बनाकर देना है 1200 यूनिट, तो 1200 × 8। अब कितने घंटे बच गए हमारे पास, 4,600। फिर हम बनाएंगे L3 जितना भी खुद बना सकते हैं मैक्सिमम खुद बनाएंगे। 4,600 घंटों में कितना बन जाएगा, 4,600 अगर घंटे हैं और एक यूनिट जो है वो 5 घंटे में बनता है, तो 920 यूनिट्स आप खुद बना सकोगे। 920 यूनिट्स आप खुद बना सकोगे, हर यूनिट 5 घंटे में बनेगा, और बच क्या जाएगा, 0 आवर्स। तो अब क्या होगा कि आपने L3 के 1800 यूनिट्स खुद बनाए, आपने L1 के 1200 यूनिट्स खुद बनाए, L3 जो है ना उसके 920 यूनिट्स खुद बनाओगे। और आउटसोर्स कितने करोगे, आउटसोर्स कर देंगे हम लोग 18, सॉरी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, ये L2 है, L2 है। आउटसोर्स हमें करने पड़ेंगे 1500 माइनस 920, यानी कि 580 यूनिट्स जो हैं वो मुझे आउटसोर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप जब क्या कहते हैं आईकेप का आंसर देंगे, तो आईकेप के थोड़े से फॉर्मेटिंग का आप जो है वो ख्याल रखेंगे। मैंने तो समझाने के लिए आप लोगों की जो फॉर्मेटिंग मुझे समझ आई वो कर दी, लेकिन मैं ज़रा आपको आईकेप का आंसर जो है उसको भी गो थ्रू करवा देता हूँ। ठीक है जी, उसको गो थ्रू करते हैं, और गो थ्रू कुछ ऐसे करते हैं कि हम ये आईकेप के आंसर पर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है वो जुपिटर लिमिटेड लिखा हुआ है। नॉर्मल कैपेसिटी हमने भी कैलकुलेट की थी, फुल कैपेसिटी 0.8 से डिवाइड कर कर, अवेलेबल कैपेसिटी हमने भी कैलकुलेट करी थी, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड। लेकिन आपने ये साथ में वर्किंग्स भी शो करनी है, ये सारी वर्किंग्स आपने शो करनी है। फिर शॉर्टफॉल 2900 हमने भी किया था। फिर ये वर्किंग कुछ अच्छे से फॉर्मेटेड है, तो आप भी इसी तरह से करेंगे। सारी वर्किंग्स मैंने भी करी थी, लेकिन इतना अच्छे से फॉर्मेटिंग उसकी नहीं करी थी, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से करेंगे। उसके बाद लोकल, अच्छा ये प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का चार्ट क्या होगा, लोकल यूनिट तो सारे मैं खुद बना रहा हूँ, और एक्सपोर्ट्स की इन हाउस प्रोडक्शन जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था 1200, 920 और 1800 वही आ रहा है, और आउटसोर्सिंग के लिए बकाया यूनिट्स में आउटसोर्स करूंगा, तो ये टोटल यूनिट्स है और इसकी वर्किंग है।
तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और ICAP जिस तरह से फॉर्मेटिंग करता है आंसर्स की उसी तरह करिएगा। इससे हमसे ये सवाल पूछा था कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग, कितने यूनिट्स में खुद प्रोड्यूस करूंगा और कितने आउटसोर्स करूंगा। अगला था ब्रीफली डिस्कस एनी 4 नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस दैट आर ऑफन रेलेवेंट टू एन आउटसोर्सिंग डिसीजन। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हैं, उसको हमें जिनको कंसिडर करना होता है, कोई भी 4 लिखनी थी, इधर 6 लिखी हुई हैं, 7 लिखी हुई हैं। पहले क्या, when work is outsourced, the entity loses some control over the work. It will rely on the external supplier to produce and supply the outsourced items. There may be some risk that the external supplier will produce the outsourced items to a lower standard of quality. यानी कि जब हमें काम आउटसोर्स करना पड़ता है तो इस चीज़ का खतरा होता है कि जो एक्सटर्नल सप्लायर है वो क्वालिटी में जो डंडी मार दे, तो हमें इस चीज़ का रिस्क रहता है, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। Two, there may be some risk that the external supplier will fail to meet delivery dates on schedule, so that production of the end product may be held up by a lack of components. यानी कि जब सप्लायर कोई चीज़ बना रहा होता है तो ऐसा हो सकता है कि वो डेडलाइंस मीट ना कर पाए और इसकी वजह से हम अपने कस्टमर्स को जवाब ना दे पाए। जिस तरह से यहाँ पर हमें यूनिट्स को एक्सपोर्ट करना है और जिनको हमें एक्सपोर्ट करना है उनको अगर हम टाइम पर चीज़ें नहीं दे पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। The entity will also lose some flexibility if it needs to increase or reduce the supply of the outsourced item at a short notice. It may be unable to do so because of the terms of the agreement with the external supplier. For example, the terms of the agreement may provide for the supply of a fixed quantity of the outsourced item each month. कभी हमें क्वांटिटी ज़्यादा या कम बनवानी होगी और सप्लायर से हमने बोला हुआ होगा, मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट हुआ होगा कि हर साल हम आपसे या हर महीने आपसे हम 10,000 यूनिट्स खरीदेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आप जो है वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, आपके पास अपना प्रोडक्शन प्लांट होगा एक्सपेंडेड कैपेसिटी पर, तो कभी भी आप प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। For your decision to outsource work may have implications for employment within the entity and it may be necessary to make some employees redundant. This will have cost implications and could also adversely affect relations between management and other employees. यानी कि आपको ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आउटसोर्स करो तो आपको अपने बंदे काम से निकालने पड़े और उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा हो। तो उम्मीद है कि आपको इस सवाल में काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में अगले सवाल को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।